अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था मैंने परसों। अगर किसी ने किया है तो मसले होंगे? नहीं, कोई मसला ये मैं ऑटम 18 की बात कर रहा हूं। एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए इनपुट चाहे तो मटेरियल X यूज कर लें और उसके लिए 2 kg लगेगा, या फिर चाहे तो मटेरियल Y यूज कर लें जो कि 2.5 kg लगेगा। इसके अलावा लेबर के 1.5 आवर्स लगेंगे। एक B1 एक्स्ट्रा बनाने का ये है। एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए इतने घंटे लेबर के लगेंगे और मटेरियल इतने किलो लगेगा अगर X लगाना है और इतने किलो लगेगा अगर Y लगाना है। मटेरियल X हम परचेज करते हैं 520 पर केजी, 520, और मटेरियल Y हम प्रोड्यूस करते हैं और इससे हम 1 kg Y बनाते हैं। उस 1 kg Y बनाने के लिए लेबर चाहिए 0.5 आवर और 300 रुपए का मटेरियल चाहिए। यह है सारी कहानी जो अंग्रेजी में लिखी हुई है। अगर हम मटेरियल X यूज करेंगे तो ये लेबर लगेगी B1 बनाने में। अगर मटेरियल Y यूज करेंगे तो ये लेबर भी लगेगी और ये लेबर भी लगेगी, और इतनी लेबर 1 किलो Y के लिए इंटू 2.5 करेंगे तो Y बनेगा B1 के लिए, और फिर इतना और लगेगा B1 बनाने के लिए। तो इसको आईकैप के सोल्यूशन में पर यूनिट के 3 किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इन्हीं को पर यूनिट कंपेयर करके देख लिया था कौन सा सस्ता पड़ेगा। मैंने सिर्फ इस बेस पे टोटल बनाया हुआ है कि आइडल आवर्स जो 14,000 अवेलेबल है पर यूनिट कंपेयर करते हुए उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार हो रहे थे, तो मैंने इसलिए फिर टोटल की बेस पे बनाया हुआ है। ये कहानी है। अब इस कहानी में आपने कुछ पूछना है अंग्रेजी में तो पूछा। करना क्या था? करना ही थी कॉस्ट गैप कैलकुलेट। कॉस्ट गैप होती है टारगेट कॉस्ट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट का फर्क। एक्सपेक्टेड कॉस्ट यहां से निकलेगी, टारगेट कॉस्ट 2000 का 70% लेके निकलेगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट गैप है। हाँ भाई है, क्योंकि ये 1 किलो Y बनाने की बात हो रही है, और हम जब 1 किलो Y बना लेंगे तो उससे एक B1 एक्स्ट्रा बन जाएगा। एक B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए 2.5 किलो Y चाहिए और 1 किलो Y इतने में बनता है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रिक्वायर्ड Y बनेगा। फिर वो प्रोसेस में डालेंगे तो एक B1 बनेगा। जैसे हाइलो मेथड लगाते हैं। अच्छा, अगला मसला हो सकता है कि हाइलो मेथड क्यों लगाया? तो हाइलो मेथड इसलिए लगाया क्योंकि हमें इस सवाल में मटेरियल लेबर तो मिल गए थे, वेरिएबल ओवरहेड्स चाहिए थे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं दिए थे आपको, टोटल ओवरहेड दिए हुए थे, और 4 डिफरेंट लेवल पे दिए हुए थे। तो वो इसलिए दिए थे ताकि आप हाइलो मेथड लगा के वेरिएबल निकाल लें। उसमें से वेरिएबल OR चाहिए था ना, उसके लिए हाइलो लगाना पड़ा। और इस सवाल में बताएं क्या पूछना है जी? उसमें क्या पूछना है? वो डिफरेंट आंसर आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यही कल बता रहा था ना कि इसके दोनों मतलब ले सकते हैं, कि सारा का सारा काम हम अल्टरनेटिव से करा लें या सिर्फ ओवर टाइम उनसे कराएं। तो इसलिए दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन जिस तरह लिखा हुआ था ना उससे अंदाजा ये हो रहा था कि ओवर टाइम के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक लेबर आर से है, तो लेबर आर यहां भी लगने हैं वहां भी लगने हैं, तो क्या ओवरहेड नहीं लगने होंगे वाई बनाने के लिए? और बताएं इसमें क्या पूछना है जिन्होंने किया है, जिन्होंने भी ये सवाल किया है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना। चलिए अब और तगड़ा सवाल करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज रह गई थी वो बता देता हूं। रेलेवेंट कॉस्टिंग की जब आपको डिटेल्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स बता दिए हुए, नोट्स पे आइए।
V1 बनाने में लगेंगे, तो एक्स में भी लगेंगे, वाई दोनों में कैसे रहेंगे? 1.5 V1 बनाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। मटेरियल इनपुट कौन सा करना है, वो एक्स है या वाई है, इसका ताल्लुक तो इस इनपुट करने से है। V1 बनाने में 1.5 घंटा तो लगना ही है। पहुंचे नोट्स में? आखिरी चीज, आखिरी पेज, फिक्स्ड एसेट्स की हेडिंग दी हुई है मैंने। रेलिवेंट कॉस्टिंग की डिटेल्स में मैंने लास्ट में एक चीज नहीं पढ़ाई थी अभी। फिक्स्ड एसेट्स लिखा हुआ है मैंने। अगर हमें किसी जॉब के लिए एक प्लांट चाहिए और वो प्लांट भी हमारे पास नहीं है, हमें न्यू ही खरीदना पड़ेगा, तो जितने का खरीदेंगे, लेट्स से 250 मिलियन, वो सब इस स्पेशल ऑर्डर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट डाल दें। हमें इसके लिए एक एसेट चाहिए और वो एसेट हमारे पास पहले नहीं है, नया लेना पड़ेगा, तो जितने का मिलेगा वो सब इसकी रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर ये सिर्फ इसी के लिए यूज होता और उसके बाद बेकार होता, उसके बाद सिर्फ फेंकना ही होता उसको, तो ये सारा का सारा इसकी रेलिवेंट कॉस्ट होती। लेकिन अगर ये सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होना, नहीं, सारा का सारा यूज नहीं होगा, तो हम 250 का खरीदेंगे और एंड ऑफ जॉब सेल कर देंगे 210 का। 250 का खरीदेंगे और इस जॉब में इस्तेमाल करने के बाद 210 का सेल कर देंगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या हुई? 40, दिस माइनस दिस। और अगर हम इसको खरीदेंगे लेकिन उसके बाद फिर अपने पास ही रखेंगे, बेचेंगे नहीं, और अपने पास हमें इसको 20 साल रखने का इरादा है, तो अब भी रेलेवेंट कॉस्ट यही होगी कि जब खरीदेंगे तो कितने का, और जब एंड पे तो उसकी सेल वैल्यू कितनी होगी, ना बेचें चाहे, जितना खरीदेंगे जितने का माइनस एंड ऑफ जॉब जो उसकी वर्थ होगी, चाहे हमने इसको वाकई बेच देना है चाहे खुद इस्तेमाल करना है, लेकिन इस जॉब की वजह से क्या हो रहा है, इतने की चीज खरीद के इतने की बच जाएगी, इतनी वैल्यू इसकी इसमें कुर्बान हो जाएगी, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी इस केस में भी? 40। लेकिन अगर आपको ये दी ही ना हो तो मजबूरन एक काम करना पड़ेगा। अगर किसी एसेट की मार्केट वैल्यू नहीं पता तो बेस्ट एस्टीमेट कैसे लगा ले? नेट बुक वैल्यू। तो हम फिर ऐसा करेंगे कि इस जॉब के जितना टाइम लगना है उतने अरसे की इसकी डेप्रिसिएशन उसको मान लेंगे रेलिवेंट। डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन हमें चाहिए था कि जॉब एंड पे इसकी वर्थ क्या बचेगी, नहीं बताई। क्यों चाहिए थी ये? दिस माइनस दिस। लेकिन अगर ये नहीं पता तो बुक वैल्यू ही से काम चला लेंगे, और दिस माइनस बुक वैल्यू तो डेप्रिसिएशन ही हुई ना। तो इसलिए नए एसेट की वैसे तो रेलिवेंट कॉस्ट होगी जितने का खरीदेंगे माइनस जितनी वर्थ का रह जाएगा, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू नहीं पता तो मजबूरन फिर इस पीरियड की डेप्रिसिएशन को हमें रेलिवेंट मानना पड़ेगा। ये मैंने न्यू एसेट के लिए लिखा हुआ है। और अगर आपको सवाल याद हो तो मैंने स्मार्ट प्रोसेसिंग का एक सवाल किया था बोर्ड पे जब लर्निंग कर्व सिखाया था पहली दफा, और उसमें कुछ 10,000 यूनिट्स बनाने थे और सेटअप कॉस्ट थी, जिसमें पहले बैच की सेटअप कॉस्ट 90,000, फिर वो कम हो जाएगी, फिर और कम 40,000, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, फिर चौथे बैच के बाद मजीद कम होनी बंद हो जाएगी। तो उसमें मैंने डेप्रिसिएशन को भी रेलिवेंट लिया था और कहा था उसकी वजह बाद में बताऊंगा। तो ये वो बात था जो अभी कुछ देर पहले था, ये वो बात था जॉब एंड तक। तो अगर हमें इस जॉब के लिए कोई नया प्लांट खरीदना पड़ेगा तो उस नए की रेलिवेंट कॉस्ट होगी जितने का खरीदेंगे माइनस जितने का जॉब एंड पे वर्थ बच जाएगा, और अगर ये ना बताई हो तो फिर डेप्रिसिएशन। ये नए एसेट के लिए अंग्रेजी लिखी हुई है, न्यू एसेट वाली अंग्रेजी देख लें। न्यू एसेट जी, एसेट टू बी परचेज वाला, एसेट टू बी परचेज वाला। हाँ जी। और अगर ऑलरेडी एसेट हमारे पास है, अगर वो ऑलरेडी हमारा प्लांट है, उसी के ऊपर हमने ये नया प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर उस प्लांट से कुछ तो पहले करते ही होंगे, वो कुछ अब कुर्बान करना पड़ेगा, तो उससे जो नुकसान होगा वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी।
जो किस शक्ल में होगा सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है। एक हम काम ऑलरेडी कर चुके परसों वाले सवाल में हमें काम ऑलरेडी इसका कर चुके, हमें बगैर समझाए। एक हमारी एग्जिस्टिंग मशीन थी जिसको हम डेली 4,000 रेंट पे दे सकते थे, तो 15 दिन के लिए वो रेंट इनकम हम नहीं कमा सकेंगे, उसको रेलिवेंट कॉस्ट लिया था। तो ये है अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लान यूज करना हो तो उसके बारे में सवाल में गाइडेंस मिलेगी कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो सवाल से पता चलेगा। मैं कैमरा ऑन करा लूं। कौन है? एग्जिस्टिंग एसेट की कॉस्ट क्यों नहीं कह रहा मैं रेलिवेंट? क्योंकि वो तो पास्ट में खरीदी थी, तो पुराने की कॉस्ट का कुछ भी नहीं करना। अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू में फॉल हो सकता है कि अगर इस जॉब पे यूज ना करते तो इतनी वर्थ का होता, इस जॉब ने उसको खोखला करके इतना कर देना है, वो हो सकती है। जो हम किराया कमाया करते थे वो लूज करना पड़ेगा, वो हो सकता है। उसी को प्रोडक्ट बनाया करते थे वो छोड़ना पड़ेगा, वो हो सकता है। हमने डिफरेंस लेना है ना, तो इस तरह तो इनकम जनरेट हो जाएगी। किसका डिफरेंस लेना है? मतलब अब कॉस्ट ऑफ एसेट और जब उसको बेच ना, आप नया पूछ रहे हैं पुराने एसेट का पूछ रहे हैं? जब जॉब स्टार्ट हुई और ये जो एसेट हमारे पास मौजूद था इसकी मार्केट वर्थ थी 200। जब हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे 4 महीने, उसके बाद इसकी मार्केट वर्थ रह जाएगी 180। आप कह रहे हैं ये कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि मशीन को और यूज कर लिया होगा ना। देखिए हम ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं पढ़ रहे। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे आप एमएफए में, उसके अंदर ही इन्फ्लेशन भी होगी और महंगा भी होगा और उस पर टैक्स भी लगेगा, उसकी डिस्काउंटिंग भी होगी। तो शॉर्ट टर्म में नहीं होता। अगर हो भी गई ज्यादा तो रेलिवेंट इनकम आ जाएगी, तो आने दे। चले जी अब और ऊंचे लेवल का सवाल करते हैं, और बस ये इतना ऊंचा लेवल बहुत है। और इसके बाद फिर कल मैं कराऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन, लिमिटिंग फैक्टर। ये स्पेशल ऑर्डर बस बहुत है। ऑटम 17 पढ़ लें, और आज का होमवर्क भी यही है कि इसी को आप 10 दफा लिख के लाए। हाँ जी साइन भी करा लें, हॉस्टलाइट जो है वो वार्डन के साइन करा लें। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6, डेल लिमिटेड। ऑटम 17 अटेम्प्ट है डेल लिमिटेड के नाम से। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। डेल लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 6। स्पेशल ऑर्डर, अच्छा इसके अलावा स्पेशल ऑर्डर है आगे, लेकिन वो औरों के साथ मिक्स हुआ हुआ है, यानी लिमिटिंग फैक्टर के साथ मिक्स हुआ हुआ है। तो सिर्फ सेपरेट स्पेशल ऑर्डर के बस ये काफी है। पढ़ लीजिए, सवाल में करता हूं।
चलो दिखा। ये जो चेहरे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, इन्होंने सवाल नहीं पढ़ा, क्योंकि सवाल पढ़ के मुस्कुराना बनता नहीं है जरा बराबर भी। हाँ जी, सवाल पढ़ के फारिग हो गए मुझे लग रहा है। नहीं बस यार 2 घंटे रह गए वो बस। एक और ये थोड़ा थोड़ा सा कल वाले सवाल की तरह है। हम लोग हंसी खुशी कार के रेडिएटर्स बनाते थे और उस पे कमाते थे, खर्च करते थे। ये सारी कहानी पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है। फिर एक कस्टमर आया हमें ख्वाब दिखाने, उसने कहा मुझे ट्रक्स के रेडिएटर चाहिए, और वो इतने अच्छे पैसे दे रहा था कि हमने फैसला कर लिया कि एग्जिस्टिंग काम रोक देते हैं क्योंकि पैसा बहुत मिल रहा है। और हमने इस खुशी में 60 मिलियन रुपए का मटेरियल भी खरीद लिया। फिर ये हुआ कि हमारे इस खुशी को नजर लग गई और वो जो TRU था वो गया। अच्छा, अभी हम लुट गए, बर्बाद हो गए कह रहे थे कि फिर हमारी जिंदगी में आया NTR, और NTR ने कहा कि हमें आप ये रेडिएटर्स बेच दें, लेकिन पैसे आपको हम 50 नहीं 40,000 देंगे। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि इस NTR की ऑफर को एक्सेप्ट करें या रहने दें, ये करना है सवाल। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है? अच्छा, ये नहीं बताया कि NTR को कितने यूनिट्स चाहिए। उतने ही चाहिए होंगे। पहले और दूसरे पैराग्राफ, तीसरे, पहले 3 पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के देख लें। अगर जरा सा भी कोई भी परेशानी वाला सेंटेंस है तो बताएं, मैं समझाता हूं। हाँ जी, पहले 3 पैराग्राफ की अंग्रेजी।
यार किसी को अंग्रेजी में नहीं कोई मसला नहीं होता। नहीं यार नहीं, ये क्या बात है, अंग्रेजी में किसी को कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई कोई मसला नहीं। नहीं यार मुझे नहीं, दिल मुतमईन नहीं हो रहा। ये सवाल कर आए हो? अरे वाह यार। बाकी किसी को कोई मसला नहीं, फिर मैं पूछना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, वो सबसे एंड पे, सबसे बिल्कुल सबसे एंड पे अंधेरे में। हाँ दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, उसकी कहानी को कोई समरी बताएं। वो बैठ के बता दो, कोई बात नहीं। किसने कहा है? ठीक है ठीक है सही है। तो ये 60 मिलियन की क्या बात की हुई है? खरीद लिया हुआ था या खरीदना है अभी? खरीद लिया हुआ था। हाँ सही बता रहा है। क्या बता रहा है बोला? क्या खरीद लिया हुआ था? सही बता रहा है। तो लेबर का क्या बताया उसने? कुछ भी नहीं बताया। पहले 3 पैराग्राफ डन। सवाल की रिक्वायरमेंट का आंसर कैसे बनेगा? क्योंकि इवेल्युएट करना है कि 40,000 की प्राइस ठीक है कि नहीं, तो इनका हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो हाँ कर लेंगे, लॉस हुआ तो रहने देंगे। तो इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स जी कितने यूनिट्स, कितने का एक? 40,000। अच्छा पहले 50 का था, 40 का है, तो 10,000 का हमारा एक रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। 50 वाली बात खत्म हो गई, वो खत्म होगी, वो रही नहीं है बात। अब 160,000 चलो मिलियन कर लेते हैं। 160। और क्या क्या खर्चा होगा? डायरेक्ट मटेरियल पता नहीं, डायरेक्ट लेबर पता नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स पता नहीं, और पॉइंट नंबर 4 फिक्स्ड ओआर दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना। 0.5 नहीं 0.5 तो पता है। हम बनाते थे गाड़ियों के रेडिएटर, अब अगर हमने ट्रक के रेडिएटर बनाने हैं तो प्लांट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे दर्जी है, अगर वो कोई पतला कपड़ा सी रहा था तो उसकी जो मशीन थी, उसकी जो सुई की पोजीशन थी वो और थी। अब अगर उसने दरिया सीनी है या पर्दे सीने हैं तो उसको सुई एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो जो पहले हम गाड़ियों के रेडिएटर बनाते थे, प्लांट को एडजस्ट करना पड़ेगा और वापस दोबारा सही हालत में लाना पड़ेगा। इसके लिए 4 मिलियन लगेंगे। तो रेलेवेंट इररेलेवेंट? तो प्लांट की जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ये रेलेवेंट होगा। और बस ये सवाल है। अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो एक्सेप्ट। ये है जी सवाल की अप्रोच। बाकी फिर मटेरियल लेबर की कैलकुलेशन में चलते हैं। 0.45 ओके चले डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा हाँ एक थ्योरेटिकल चीज भी बताता हूं साथ। ये ना आईकैप की बुक में चैप्टर 15, आईकैप की बुक चैप्टर 15 पेज 522, 523, 524 हेडिंग 1.2 और 1.3। आईकैप की बुक चैप्टर 15 पेज 522 से लेके 524 तक हेडिंग 1.2 सारी और हेडिंग 1.3। ये क्या है? ये जो हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना रेलेवेंट कॉस्ट के, 4 रहनुमा असूल बताए थे आपको। इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा, एक इनफ्लो होना था इस जॉब की वजह से नहीं होगा, एक आउटफ्लो होना था इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा।
ये 4 पॉइंट्स काफी हैं कॉन्सेप्चुअली सवाल करने के लिए, लेकिन बुजुर्गों ने कुछ टर्म्स बनाई हुई हैं और वो टर्म्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग। तो अब ये ना कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनकी शान में 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं और समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको वो पहले ही आती होगी, तो वो जो शान में 2 लाइनें लिखी हुई हैं वो आप याद करेंगे। जैसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सम कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट। तो ये कुछ नाम हैं, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं और समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखी हुई है, और ये सारा आपको आता है, सिर्फ नाम दे दिए, अदरवाइज ये वही है जो कॉन्सेप्चुअली हम पहले करते रहे। तो ये पूछा जा सकता है थ्योरेटिकली, बस इसमें इस चैप्टर में यही है। डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, कल वाले सवाल में ना AA2 दोबारा बताता हूं। कल वाले सवाल में हमने AA2 50,000 यूनिट्स खरीद लिए हुए थे, ऑर्डर किया हुआ था, और अगर डी जिंग ना होता तो हमने यकीनन अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना था, क्योंकि पेनल्टी देकर जब जान छूट रही थी तो हम क्यों मंगवाते। तो डी जिंग से जस्ट पहले हम ऑर्डर कैंसिल करने वाले थे और उस पर पेनल्टी देने वाले थे। तो अब पेनल्टी बच जाएगी, रेलिवेंट इनकम, और 50,000 खरीदेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, रेलिवेंट कॉस्ट। इस सवाल में और कल वाले में फर्क है। इसमें हम मटेरियल खरीद चुके हुए हैं, इसमें 60 मिलियन के बारे में लिखा हुआ है कि ये खरीद चुके हुए हैं। प्रोक्योर्ड मतलब खरीदना। दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के एंड पे लिखा हुआ है इट हैड ऑलरेडी प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल फॉर 60 मिलियन। लेकिन इससे पहले कि इसको इस्तेमाल करते तो मटेरियल का खरीदना मनहूस साबित हुआ और TRU गया। लेकिन बहरहाल अभी भी इस मटेरियल का जिंदा रहना है। तो इस मटेरियल को हम इस जॉब पे यूज करेंगे या फेंकने वाला है ये सारे को? हाँ, मजीद तो मंगवाना है। ये सारा भी इस जॉब पे लगना है या कोई है जो इस जॉब पे नहीं लगना है? सारा इसी जॉब पे लगना है, सारा इसी जॉब पे ही लगना है। तो जितना एक्स्ट्रा खरीदना है वो तो है ही है रेलेवेंट। जो एडिशनल खरीदना है वो है 12। अच्छा, कल वाले सवाल में ना क्वांटिटीज थी और रेट से तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर हैं ही टोटल अमाउंट। तो एक तो हमें एडिशनल चाहिए होगा 12 मिलियन का, उसके अलावा यहां आता हूं भी, उसके अलावा 60 मिलियन रुपए का जो हम पहले खरीद चुके हुए हैं, ये चूंकि हम पहले खरीद चुके हैं तो अब ये हो गया नॉट रेगुलर यूज और अवेलेबल इन स्टॉक। रेगुलर यूज का नहीं है, ये तो ट्रकों के रेडिएटर बनाने के लिए मंगवाया था, और स्टॉक में क्यों है? क्योंकि खरीद चुके हुए हैं। तो अब इसको हैंडल करने के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नहीं डिस्पोजल नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेगुलर यूज का नहीं है और खरीद चुके हुए हैं यानी स्टॉक में है, तो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि इससे जो जो फायदा उठा सकते थे उनमें से हाईएस्ट। इस 60 मिलियन सारे के सारे को बेच सकते हैं। कितने का बेच सकते हैं? 70% ऑफ कॉस्ट पे। लेकिन इस 60 में से 10 मिलियन ऐसा है जिसका और यूज भी कर सकते हैं। तो मैं इस बात को ना 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। इस 60 में से 50 मिलियन का सामान ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ बेच सकते हैं, और 10 मिलियन का सामान ऐसा है जिसको बेच भी सकते हैं और इसका अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव यूज ये कर सकते हैं कि इसको हम किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा? उस किसी और मटेरियल का खरीदना बच जाएगा, लेकिन मुफ्त में हो जाएगा ये काम नहीं, इस पे कोई कन्वर्जन कॉस्ट भी लगेगी। तो इस 60 मिलियन में से 10 मिलियन ऐसा है जिसका अल्टरनेटिव बताया हुआ है। 50 कहीं नहीं लिखा सवाल के अंदर। इस 60 की ना एक बात ये की हुई है कि 60 का 60 बेच सकते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 10 ऐसा है जिसका हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। तो चूंकि इस 10 की फिर 2 ऑप्शंस बन गई और इस 50 की कोई ऑप्शन नहीं रही, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया, एक ऑप्शन सॉरी। तो 60 मिलियन में से 10 मिलियन का मटेरियल ऐसा है जिसकी 2 ऑप्शन है, और 50 मिलियन का मटेरियल ऐसा है जिसको बस सिर्फ बेच ही सकते हैं। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? पड़ा हुआ मटेरियल है और रेगुलर यूज का नहीं है, इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? इसकी NRV। और इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? इन दोनों में से हायर। ये है जो लास्ट पैराग्राफ की कहानी है। तो इस 50 मिलियन को कह देते हैं एग्जिस्टिंग
फालतू, एग्जिस्टिंग यूजलेस मटेरियल। अच्छा, इसमें अंग्रेजी पे नहीं एग्जामिनर बुरा मानेगा, अमाउंट आपने सही करनी है। तो यूजलेस नहीं कहना, अगर यूजलेस बुरा लग रहा है कुछ और कह लेते हैं। तो इस 50 मिलियन वाले की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? इसकी एनआरवी 35, और वो जो एग्जिस्टिंग मटेरियल विद अल्टरनेटिव यूज है, इसको हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से हायर। एक हल इसका क्या है? 10 7, और दूसरा हल क्या है? इसको हम कन्वर्ट कर लें। इस कन्वर्जन अल्टरनेटिव की अमाउंट करिए कैलकुलेट सारे खामोशी से। कन्वर्जन अल्टरनेटिव, लास्ट पैराग्राफ पढ़ें और पहला पैराग्राफ, यहां से मिलेंगी काम की चीजें। जी कितना? 10 9 6 5 4 3 2 1 घूम 12। कोई एक भी सही आवाज नहीं आई अभी तक। 45 मिलियन। हाँ जी, कोई एक भी सही आंसर नहीं मिला। हाँ जी, बारह। आपने तो किया हुआ सवाल यार, हैं? आप तो करके आए थे। अच्छा, कोई एक भी नहीं सही। सुबह जीटी वालों में तो काफी लोगों ने सही बता दिए थे यार। ज्यादा
कोई एक भी नहीं से कम हाँ जी 8। हाँ जी अब तक सोचने तो देख ही लिया होगा अब तक। चलो ठीक है जी समझे इधर। गाड़ी का रेडिएटर एक मटेरियल कितने रुपए का लगता है? 3000 रुपए का। ये पहले पैराग्राफ में बताया। अच्छा जरूरी है कि ये एक ही तरह का मटेरियल होगा? हो सकता है कोई नट बोल्ट हो सकता है कोई पतरी लगती हो सकता है कोई और सख्त मेटल लगता हो सकता है कोई रबर लगता हो। ये सारी चीजें जोड़ के एक रेडिएटर बनता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते होंगे। ये मैं ऐसे खुद ही नाम दे रहा हूं कंपोनेंट ए बी सी ऐसे खुद ही नाम दे रहा हूं मैं। ये 3000 रुपए जो एक गाड़ी के रेडिएटर की मटेरियल कॉस्ट दी हुई है पहले पैराग्राफ में उसमें बहुत तरह के कंपोनेंट्स हैं जो मिलके वो एक रेडिएटर बनता होगा। इसमें एक कंपोनेंट सी था जो 900 रुपए का होता। हम इस 10 मिलियन के मटेरियल को पिघला के पका के काट के बहुत सारे सी बना सकते हैं। इतने सी बना सकते हैं कि 10,000 रेडिएटर्स का काम चल जाएगा। लेकिन इतने सी बनाने के लिए 1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। ये बात दोबारा, गाड़ी के रेडिएटर में जो मटेरियल लगता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है जो कि इसके 30% के बराबर है 900। हम इस 10 मिलियन वाले मटेरियल को कन्वर्ट करके ये बना सकते हैं और इतने सारे बना सकते हैं कि 10,000 गाड़ियों के रेडिएटर का मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? एक गाड़ी के रेडिएटर में जो 900 रुपए की चीज लगती है, 900 कैसे निकला? 3000 का 30%। तो ये 900 रुपए का जो कंपोनेंट मिलता है एक रेडिएटर के लिए, उससे हम 10,000 रेडिएटर्स के लिए चीज बना सकते हैं। तो कितना पैसा बचा? 900 इंटू 10,000। लेकिन इतना खर्च करना पड़ेगा। तो 9 मिलियन माइनस 1 मिलियन, 3000 रुपए के 30% के बराबर जो कंपोनेंट मिलता है हम इस 10 मिलियन वाले से ये बना सकते हैं 10,000 गाड़ियों के काम का। लेकिन ऐसा करने के लिए 1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। तो ये बन गया 8। ये लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ लें और देखें ये मतलब पता चलता है कि नहीं। लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी समझाइए मैंने। 3000 पहले पैराग्राफ में मिलेगा। क्या हुआ? रेगुलर यूज का ना हो और हमने उसको स्टॉक में पड़े हुए को इस्तेमाल करना हो तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि इससे हम जो जो फायदा उठा सकते थे उसमें से हाईएस्ट वाला। तो एक फायदा उठा सकते थे कि इसको इतने का बेच सकते थे, एक फायदा उठा सकते थे कि इसको कन्वर्ट करके इतने पैसे बचा सकते थे। तो हमें इससे ये फायदा मिलना था, ये कुर्बान करेंगे तो ही ये जाके इस जॉब में इस्तेमाल होगा। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट है। ये मैंने आपको जब ये मटेरियल शुरू कराया था ना रेलिवेंट कॉस्ट में, तो उसमें पहले लेक्चर में ये बात समझाई थी। ये पहले लेक्चर में समझाया था। तो रेलिवेंट हो गया इनमें से 8 और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन गई 55। अभी लर्निंग कर्व भी लगाना है आपने।
मटीरियल डन, लेबर है भी आधा हुआ है सवाल, बहुत थके थके नजर आ रहे हैं, पेपर नजदीक आ गया तो फिर तो एनर्जी बढ़नी चाहिए है? नहीं, चाय मैंने पी ली, जाकर मैंने चाय मैंने पी ली। डायरेक्ट लेबर, टोटल आवर्स इस जॉब के लिए टोटल आवर्स कितने चाहिए? ये वर्किंग 2.1 वो उधर है, कैसे? सर 20,997 ये आपने लर्निंग कर्व की वर्किंग कर ली और ये उसका आंसर निकला है, ये कर ली। आंखें बंद करें, इमेजिन करें। अच्छा, अब इसकी रेलेवेंट कॉस्ट निकालते हैं। लर्निंग रेट दिया हुआ है, पहले यूनिट का टाइम कि पहले बैच का, पहले यूनिट का। लर्निंग स्टॉप कब होगी? 1000 यूनिट्स। तो फिर वही जो लर्निंग सिखाया था उससे आप जब सॉल्व कर लेंगे तो भूल जाता है तो फिर करो ना, रिवाइज करो ना, हो जाएगा। हो गया आपसे, हो गया। जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने अब तक कर भी लिया होना था। हाँ, एंड पे 8 आ रहा है ना, बाकी सब डिजिट मैच कर गए ना। हाँ, बस सिर्फ 8 का ही फर्क था। ठीक है, अब इतने आवर्स चाहिए जो लर्निंग रेट से निकलेंगे। इनके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ये वो लेबर हैं जो ऑलरेडी हायर्ड हैं, जिनको फारिग बैठा के पैसे दे रहे थे, या वो लोग हैं जो बहुत बिजी हैं? हाँ जी, कहां से लाएंगे लेबर? हाँ, तो उनको बिठा के भी हम खिला रहे थे तो कुछ भी रेलेवेंट नहीं होगा। ये कौन सी वाली चीज लगेगी इसमें? तो ये वो वाला पॉइंट है जिसमें हमने इन्हीं लोगों को अपने किसी और काम से छुड़ा के यहां लाना था। ये कैसे पता चल रहा है? दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अगर ये ऑर्डर किया तो नॉर्मल प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। तो ये वो वर्कर्स हैं जो पहले कोई और बना रहे थे चीजें, अब उनको वहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो काम वहां रुकेगा। तो फिर इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट प्लस इसकी अपना वेज रेट। तो इसकी अपनी वेज रेट कितनी? हाँ जी, इसकी अपनी वेज रेट 250। ये कहां है? फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन लॉस निकालते हैं। अच्छा, ये वो वाला लेबर है जिसको हमने एग्जिस्टिंग काम से शिफ्ट करके यहां लाना होता है। ये बात कैसे पता चल रही है?
ये लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में कि नॉर्मल प्रोडक्शन को रोकना पड़ना था इस काम के लिए, ये इस पता चल रहा है। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट वाला सिनेरियो हो गया, प्लस इसकी अपना वेज रेट। तो कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल लेते हैं। किस पे कंट्रीब्यूशन? वो जो गाड़ियों का रेडिएटर बनाते हैं, कितने का बेचते हैं? एक 15,000 का। डायरेक्ट मटेरियल इस पे क्या लगता है? 3,000। अच्छा जागे, होश से बैठे हैं, ये अच्छी कैलकुलेशन है। जागे, डायरेक्ट लेबर कितना? 250 लिख दूं यहाँ? नहीं, 180 लिख दूं? यहाँ 250 लिख दूं? हाँ जी, 250 को किससे मल्टीप्लाई करूं फिर? 180 से कर दूं? तो 12 से कर दूं? 2160 से कर दूं? तो किससे करूं बताए ना? 93 से। ये क्या कर रहे हैं इधर हम? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हैं। रेडिएटर गाड़ियों वाला, एक रेडिएटर इतने का बिकता है, इस पे इतने रुपए का मटेरियल लगता है। एक रेडिएटर पे कितने रुपए की लेबर लगती है? जागे जागे जागे, एक पे कितने रुपए की लेबर लगती है? 250 लिखूं यहां? सबसे बात कर रहा हूं बेटा, अच्छा पॉइंट है। 250 लिखूं इधर? क्यों नहीं, 250 पर आर है, ये हमने निकालनी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रेडिएटर वाला। तो इसको पर यूनिट कैसे बनाए? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करें? आर्स पर यूनिट से, क्या यूनिट पर आर्स? 250 पर आर है, हमें यहां चाहिए रुपीस पर यूनिट। तो मैं 250 पर, अच्छा ये मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, ये पहले किया बहुत दफा। 250 पर आर को किससे मल्टीप्लाई करें? आर पर यूनिट के यूनिट पर आर? आर पर यूनिट से। 250 क्या है और यहां क्या चाहिए हमें? तो किससे मल्टीप्लाई करूं उसको? आर पर यूनिट से। तो कितना है आर पर यूनिट? कितना है आर पर यूनिट? 5.4। ये कहां से आई बात? 5.4 बिल्कुल सही है। चलें जी, ये मकड़ी से पूछते हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि टोटल कितने वर्कर्स हैं? 500 और 180 क्या है? एवरेज आवर्स पर मंथ। तो एक बंदा एक महीने में 180 घंटे काम करता है। अच्छा हमें क्या चाहिए? यूनिट्स पर आर क्या आवर्स पर यूनिट? तो आवर्स पर यूनिट चाहिए हमें। आवर्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स करेंगे तो आर पर यूनिट निकलेगा। 500 लोग हैं, एक बंदा 180 घंटे काम करता है एक महीने में, साल में होते हैं 12 महीने, पूरे साल के आवर्स आ गए, डिवाइडेड बाय 2 लाख क्या है? पूरे साल के यूनिट्स। तो इसका आंसर बन जाएगा 5.5 आर पर यूनिट। 5.4 आवर्स पर यूनिट, ये इससे निकलेगा। हाँ जी 1350। और वेरिएबल ओवरहेड्स अभी गाड़ी पे कितने लगते हैं? 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। किसका 150% लूं? 250 का 1350 का? जिसका मर्जी कर लें। 1350 का लेंगे तो ये फिगर आ जाएगी, 250 का करेंगे तो पर आर आएगी, फिर इंटू 5.4 करना पड़ेगा। तो मैं एम ही जान के बस यही कर रहा हूं। ये 150% ना, 2025। ये 8625 यहां लिख दो? नहीं,
यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके वहां लिख दो। ये क्या है? 250 पर आर, ये 8625 इसमें ऐड कर दो। ये क्या है? पर यूनिट। मैंने जब रेलिवेंट कॉस्टिंग शुरू की थी तो लेबर वाला एक सवाल एग्जांपल 2 खुद करवाया था। B25 बनाना था, B16 बनाते थे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर आर करना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन पर आर कितनी? ये 1 यूनिट की कंट्रीब्यूशन है, पर आर क्या करूं? डिवाइडेड बाय 5.4, 1597.22। ये है जो यहां लिखनी है, 1847.22। और ये तो है पर आर। टोटल कितनी बन जाएगी? ये जो आपने लर्निंग से निकाले हैं ना, ये वाले 1847.22, 44. ये है जी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। ये मुश्किल है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, लर्निंग रेट में राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है, कोई मसला नहीं होता इसमें, कोई बात नहीं, वाकई कोई बात नहीं है। तो आपने जेब से देना है, जेब से देना 3000 ज्यादा है तो। वेरिएबल ओवरहेड्स, अच्छा वो वर्किंग 2.1 दिखा देता हूं मैं, अभी दिखा देता हूं। अब वो एक खास रोशनी में नजर आएगी। वर्किंग 2.1 करता हूं अभी। वेरिएबल ओवरहेड्स 240% ऑफ, तो इसका 240% ले लूं? नहीं भाई, लेबर कॉस्ट का 240% है तो उसका 240% ले लूं? हाँ जी, क्या नहीं हो सकता? क्यों? क्यों? नहीं, ये तो कोई बात नहीं, ये वजह नहीं कि लॉस आ जाएगा तो आने दें लॉस। इसका 240% कर लें, क्यों नहीं? वो यूनिट्स हो रहे हैं, ये यूनिट्स हो रहे हैं। वो आखिरी बात है, वेरिएबल ओवरहेड्स 240% ऑफ लेबर कॉस्ट है, तो इसके ऊपर लगा दे 240% है। हाँ, अच्छा, क्या ऐसा हो सकता था कि लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट 0 होती? लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है ऑलरेडी हायर्ड हो, पैसे उनको देने ही देने हो, तो अगर लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट 0 हुई तो वेरिएबल ओवरहेड भी नहीं होंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स तो होंगे। तो अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर की परसेंटेज जा रही है तो वो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट का परसेंटेज नहीं है, उसके वेज रेट का परसेंटेज। ये तो हमने रेलेवेंट कॉस्ट ली हुई है, उसमें तो देखें इतना सारा वो कंट्रीब्यूशन मिला दिया हुआ है ना, ये तो इतना सारा कंट्रीब्यूशन मिला दिया हुआ है। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड्स को लेबर के साथ लिंक किया है तो वो लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट से नहीं लिंक करना, वो लेबर के वेज रेट से करना है, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट तो लेबर की 0 भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। तो इसलिए वेरिएबल ओवरहेड्स को लेबर की परसेंटेज का मतलब 44 मिलियन की परसेंटेज नहीं है, 250 रुपए की परसेंटेज है। तो 250 रुपए का 240% इंटू 23992,
14.40। अब इससे प्रॉफिट निकला तो कंक्लूजन है कि एक्सेप्ट कर लें, लॉस निकला तो रिजेक्ट कर दें। 250 रुपए पर आर है, इसका 240% लिया तो ये वेरिएबल OAR आ गया, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 242 42.2 प्रॉफिट है। तो कंक्लूजन ये है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये था जी सवाल। जी आ रही है, अब नहीं आ रही। हिल के नहीं पूछा ना, वो आवाज गायब हो जाती है इधर उधर। कार का रेडिएटर है, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जी, हम उसका पहले प्रॉफिट निकालते हैं, फिर जो ट्रक का रेडिएटर है इसका प्रॉफिट निकालते हैं, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होता है उसके लिए आते देते हैं जी। कैसे करते हैं? जो ऊपर सारी फिगर दी है, बाद में हम दो से कॉस्ट माइनस करके इसका प्रॉफिट तो आ सकता ना। कितनी गाड़ियों का? 2 लाख यूनिट का है ना। अरे वो तो पूरे साल की हैं। अच्छा, तो ये क्यों नहीं है? ये तो नहीं बताया। 2 लाख गाड़ियां तो पूरे साल की हैं, ये तो नहीं पता कितने अरसे का है। तो हमने उसका 12 महीने का लिया ना। कहाँ 12 महीने का लिया है? कहाँ किया 12 महीने? ओ भाई वो तो फिर इधर लाइन भी किया, आपको ये डिवाइड किया हमने, तो आपको इक्वल लगाया हमने। ये तो वर्किंग की थी 5.4 निकालने के लिए, निकालिए 5.4 उसको इस्तेमाल किया है, 5.4 को इस्तेमाल किया है ना, 12 को नहीं इस्तेमाल किया। 5.4 निकालने के लिए ये कैलकुलेट किया था। सर मुझे सवाल पर ये समझ आई थी कि ये अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो पुराने वाले उसमें आता है। ऑपरेशंस कंटिन्यू करने लिखा तो हुआ है कि उस अरसे के लिए काम रोक देगा, तभी तो कंट्रीब्यूशन लॉस लिया है। चले जिन्होंने जाना चले जाएं, वर्किंग 2.1 दिखाने लगा। एक बार x रखना पड़ेगा 1000, करें सॉल्व। ये वर्किंग 2.1 कर रहा हूं, 2.1। एक बार x रखेंगे 1000, y आ जाएगा पहले का टाइम और पहले यूनिट का टाइम 10,000.074 कितना आ गया? 5,9,979। टोटल कितना बन गया? चलें ये लेकिन 8 कर लें, 5,998 इंटू 1000, 5,998। और अब रख लें x 999। अब देखें y कितना आएगा 5.998 जी। ठीक है कोई बात नहीं, 8 है, ओके 8 है टोटल इंटू 999, 5,992। इनका डिफरेंस लें, हाँ जी 6। अब बनाते हैं टोटल। इन 1000 यूनिट्स के लिए तो लगेगा 5,998, और जो ऊपर वाले 3000 यूनिट्स हैं, कितने बनाने? 4000। तो जो ऊपर वाले 3000 हैं इन पे लगेगा इतना 18,000। कितना बन गया? 2 3। तो क्या मसला हो गया? यानी ये जो आपने इतना कीमती वक्त जाया करवाया कौम का कि सर लर्निंग नहीं सर लिखा, सर प्लीज सर सॉल्व करके दे दें, सर हमसे सॉल्व नहीं होगा। ये जो कैमरामैन का जरूरी काम था वो मिस कराया इतनी देर, इतने लोगों ने उठ के जाना था। तो ये कौन सा ऐसा राज खुला है कौम पे अब जो आपसे नहीं होना? 6 क्या नहीं, इतना राउंड ना करें। अच्छा अगर किसी ने इसको 6 कर लिया तो उसके बाद जो आंसर निकालेगा तो सही होगा, कोई मसला नहीं है। राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई इशू नहीं बनता। हाँ जी, ये वो वर्किंग 2.1 थी जो कॉम से छुपी हुई थी। यही सवाल होमवर्क है। ठीक है जी, अल्लाह।